करें। जैसे मैंने कहा समय कार्य के बारे में, तो देखना मैंने कहा कि यहाँ पर एक व्यक्ति, सिंपल सी बात बता अभी आपको, एक व्यक्ति किसी एक काम को, किसी एक कार्य को 10 दिन में करता है। कितने दिन करता है? 10 दिन में करता है। तो व्यक्ति की क्षमता क्या है? पहले सीधा सीधा सवाल समझे अपन। क्षमता के बारे में समझना बहुत जरूरी है। अगर क्षमता के बारे में आपने समझ लिया तो कहानी आप सारी समझ जाओगे, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, तो क्षमता निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला लिखा है आपके पास, क्या? क्षमता बराबर कार्य बटे समय। तो यहाँ क्षमता बराबर कार्य बटे समय है कि नहीं यहाँ पर? तो कार्य कितने हैं बेटा? एक कार्य लिखा ना यहाँ पर, कार्य एक रख दो ऊपर, समय कितना है? 10 दिन, तो 10 लिख दो। ये हो गई बेटी एक व्यक्ति की क्षमता हो गई आपकी। समझ में आई बात? ये व्यक्ति की क्षमता ऐसे निकालते हम, व्यक्ति द्वारा लिए गए समय को हम नीचे लिखते हैं और जितने काम होते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे यही लिखा होता है कि एक व्यक्ति, समझना, तो यहाँ पर एक व्यक्ति 5 कार्य को कितने दिन करता है? 2 दिन में करता है। कितने दिन करता है बेटा? 2 दिन में। तो व्यक्ति की क्षमता क्या है? कुछ नहीं बेटा, वही करना है, क्षमता बराबर कार्य बटे समय होता ना, कार्य बटे समय। देखो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा के एक काम दिया होता है, एक काम बस, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बेटा, कभी 5 कार्य भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब एक व्यक्ति 5 कार्य को 2 दिन में करता है, तो व्यक्ति एक दिन में कितने काम करेगा? 2 दिन में करता तो 2.5 काम हो जाएगा एक दिन में, 5 का आधा 2.5 होगा ना, और 2 दिन में पूरा 5 काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला में रख के देख सकते हैं बेटा कि कार्य कितना है आपके? 5 कार्य है, 5 ऊपर लिख लेंगे। समय कितना है आपका? 2 दिन है, समय को नीचे लिखेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा व्यक्ति की क्षमता बेटा? एक व्यक्ति की क्षमता हो जाएगी आपकी, भाग दोगे आप, 2 का 5 में 2.5 ये जाएगा बेटा, आएगा ना, 5 के आधे 2.5। तो एक व्यक्ति की क्षमता कितनी आ गई बेटा? यहाँ पर 2.5 आ गई, 2.5। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? क्षमता को निकालते। कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल है। देखो जब दिया हो एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, तब क्षमता को सीधा सीधा समय को नीचे लिखना, आपको कार्य 1 है सो कार्य को ऊपर लिखना है। फिर कहता है एक व्यक्ति 5 कार्य को 2 दिन में करता है, तो कार्य 5 है सो 5 को ऊपर लिखा, समय को हमने नीचे लिखा जाता, समय को नीचे लिखा है ना यहाँ पर। कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। देखो सुनो, अब देखो जब इस तरीके से क्षमता निकालने को बोले, पहले क्षमता निकालना सीखो सब लोग। वो कहता है एक व्यक्ति किसी एक कार्य को 10 दिन में करता है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? सीधा तो मैं एक कार्य लिखा, एक को ऊपर लिखना, समय को नीचे लिखना, फॉर्मूला के अनुसार, ठीक है ना। कार्य को ऊपर लिखना, समय को नीचे लिखा जाता है, क्षमता हो गई। जब इस तरीके से दिया हो एक व्यक्ति 5 कार्य को 2 दिन में करता है, तो क्षमता क्या है? तो क्या करना है तुमको? इसमें भी कार्य को आपको ऊपर लिखना है, समय को नीचे लिखना है, तो जो एक व्यक्ति की क्षमता आ जाएगी इतनी। समझ गए बात को? अच्छा, एक अलग तरीके का सवाल होता है बेटा क्षमता में, वो देखो आप। सवाल ये होता है कि यहाँ पे देगा बेटा कि 10 व्यक्ति किसी एक काम को, किसी एक कार्य को 10 ही दिन में करते, मान लो, ठीक है ना, 10 दिन में करते। तो बताओ एक व्यक्ति की क्षमता क्या है? एक व्यक्ति की क्षमता क्या है? बात को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा ही सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। और देखो, तो हम सबसे पहले बेटा क्या है, सूत्र लगाएंगे जे वाला क्षमता के लिए। 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्ति की क्षमता, 10 व्यक्ति की क्षमता बराबर कार्य कितना है बेटा? एक काम है ना, लिखा ना यहाँ पे एक कार्य है, तो 1 लिखोगे। समय कितना है? 10 दिन है, समय 10 दिन, सो 10 लिखोगे नीचे। जो 10 व्यक्ति की क्षमता बेटा 1/10 है। इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति काम का 1/10वां भाग एक दिन में कर देगा, काम का पूरे में से 1/10 भाग एक दिन में कर देगा, ठीक है ना। तो ये 10 व्यक्ति की क्षमता है। अब एक व्यक्ति के लिए आपको पता है बेटा जी, यहाँ पे गुणा का चिन्ह मान के अगर हम चलते हैं
तो जो गुणा का भाग में जाएगा पक्षांतर होने पर, बटे में इसके साथ गुणा में होगा यहाँ पर बेटा। देखो गुणा का भाग में होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की क्षमता कितनी आ गई बेटा, 100 हो जाएगा ना यहाँ पर, बराबर में 1/100 हो गए ना। तो एक व्यक्ति की क्षमता कितनी हो गई, 100 हो गई। बात आई समझ में। इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे 10 व्यक्ति किसी एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति की क्षमता क्या है। तो एक व्यक्ति की क्षमता 1/10 है और 10 व्यक्ति की क्षमता 1/10 है। वो आपका वो या वाला सवाल जो होता है ना, उसमें इसी तरीके से पूछता है। बात आई समझ में, ठीक है। तो समझ में, तो घर में जाके एक बार वीडियो और देखना तो और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो आगे देखो सवाल कैसे आते हैं, सुनना मेरी बात को। छोटे छोटे सवाल करें। कोई व्यक्ति ए है, ए एक कार को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन मान, ठीक है। 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। समय कार वाला जब सवाल होता है या ऐसा कितने दिन में करेंगे जो भी पूछता है, तो सबसे पहला काम होता है हमें बेटा उन दोनों व्यक्तियों की या जितने भी व्यक्ति दिए गए होते हैं उनकी क्षमता निकालते। सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं। देखो एक ही क्षमता निकाल लेंगे यहाँ से। एक कार को 10 दिन में करता है, तो एक ही क्षमता बेटा 1/10 होगी कि नहीं होगी। कार बटे समय एक काम है, तो एक ऊपर समय 10 है तो 10, ओके। यहाँ पे बात करते हैं बी उसी काम को कितने दिन में करता है बेटा जी, 5 दिन में करता। तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, है ना। हमने कार को ऊपर लिखा और समय को नीचे लिखा। अब जब हमें बेटा किसी से मिलके काम करवाना होता है, साथ साथ काम करवाना होता है, तो उनकी क्षमताओं को आपस में प्लस कर लेते हैं। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। क्या करना है, उनकी क्षमताओं को जोड़ लेना है। मतलब ए की क्षमता 1/10 और बी की क्षमता 1/5 को हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। तो हम जोड़ देते हैं। ए प्लस बी की क्षमता जो होगी बेटा, वही उतने दिन में उसको पलट देंगे तो समय जाएगा। फिर देखना 1/10 1/5, इनका एलसीएम लोगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा। 10 और 5 का एलसीएम 10 आएगा। 10 एक कम 10 बेटा, 1 का गुणा 1, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2 बराबर 3/10। ये क्या है, ये ए और बी की मिलके काम करने की क्षमता है बेटा। ये क्या है, ए और बी की मिलकर काम करने की क्षमता। वो क्षमता का उल्टा होता है क्या, समय। तो यहाँ पे हम समय के लिए 10 को ऊपर कर लेंगे, 3 को नीचे, जो हो जाएगा समय इतने दिन में। ये मतलब दिन आ गए आपके, ठीक है। अब भाग देना, 3 3 9, 1/3, 3 सही 1/3 दिन में दोनों मिलके काम को खत्म कर देंगे। कितने दिन में, 3 सही 1, देखो आए 3 3 9 बचा 1, है ना। मिश्रण मैंने बदल दिया पन्ने। तो 3 सही 1/3 दिन में दोनों ए और बी मिलके काम को खत्म कर देंगे। इस तरीके से आपका सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। बात समझ में आई कुछ, ठीक है। अच्छा देखो, अगर इसी सवाल को थोड़ा वो पलट के पूछे, कैसे। अभी तो देखो साथ मिलके काम करवा रहा, तो हमने क्या किया, साथ मिलके काम करवा रहा दोनों से, तो हमने दोनों की क्षमता निकाल के दोनों की क्षमता को जोड़ लिया। जोड़ने पर जो क्षमता आई, क्षमता को हमने पलट दिया, तो क्षमता समय में बदल गई, ठीक है ना। अच्छा, अगर वो कह दे बेटा ए और बी किसी एक कार को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, ठीक है ना। यदि ए अकेला उसी काम को 40 दिन में करता है, 40 दिन में करता है, तो बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा। बात आई समझ में।
देखना, इसमें जब दिया गया है कि ए और बी किसी एक काम को 20 दिन में करते हैं, सबसे पहला काम है कि हम इस लाइन को पढ़ के तुरंत हम क्षमता निकाल लें। मतलब ए और बी की क्षमता कितनी जाएगी बेटा, एक काम है ना, तो 1 के बटे में समय 20 है। ए बी की क्षमता मिल गई तुम्हें। अच्छा, फिर आगे पढ़ते हैं, ए अकेला उसी काम को 40 दिन में, 40 दिन में तो ए की क्षमता 1/40 हो गई बेटा, हो गई ना। अब वो पूछता है कि बताइए बी अकेला कितने दिन में करेगा। ए अकेला तो 40 दिन में करता है, तो हम क्या करेंगे बेटा, दोनों की क्षमता में से अगर ए की क्षमता घटा लें, ए और बी की क्षमता में से ए को घटा लें तो बी बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। वो जो बी की क्षमता मिलेगी अपन को, वो क्षमता को उल्टा कर देते तो समय मिल जाएगा अपन को। अपन क्या करेंगे, ए और बी की क्षमता में से हम ए की क्षमता को घटा लेंगे तो हमें बी की क्षमता मिल जाएगी, और बी की क्षमता मिलते ही अपन उसको उल्टा कर देंगे तो हम समय का उल्टा समय हो जाता है ना, क्षमता का उल्टा समय। देखो यहाँ पर ए प्लस बी, इन दोनों में से किसको घटाना, इसको घटाना ना, -a, इसमें से किसको घटाना, 1/20 में से -1/40 करना है कि नहीं करना। हल करते हैं बेटा, ए से 1 कैंसिल हो गए ना, प्लस माइनस कट गया, बी बचा, बी बराबर एलसीएम बेटा 40 आया, 20 दूनी 40 माइनस 40 से कम 40 बराबर ऊपर 1 बचा, नीचे 40 बचा, बचा कि नहीं बचा, बी बराबर 40 बेटा, बी उल्टा कर दे, 40 समय हुआ है ना, 40 दिन। यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। हम कहेंगे सर बी भी उसी काम को अकेले 40 दिन में कर देगा। समझ गए ना, समझ रहे ना बात को, समझ में आई बात, ठीक है। इस तरीके से ऐसे सवाल आपसे पूछेगा तो आपको कर देना है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और सुनो थोड़ा सा, वो कभी कभी पूछता है सवाल। देखो, एक ए और बी किसी काम को बेटा 5 दिन में करते हैं, सुनते चलना। बी और सी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। सी और ए, हाँ ए बी हो गया, बी सी हो गया, और सी और ए लिख दें। सी और ए किसी काम को जे भी मान लो 12 दिन में करते हैं, ठीक है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ए बी सी मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे। थोड़ा समझो सवाल को, पूछ लेता कभी कभी। देखो, ए बी मिलके करे तो 5 दिन में, बी सी मिलके काम करे तो 10 दिन में, और सी ए मिलके करे तो 12 दिन में। तो हमें क्या करना है, सबकी पहले तो क्षमता निकालना। आप बताइए, इनकी क्षमता 1/5 होगी, इनकी क्षमता 1/10 होगी, होगी कि नहीं होगी, इनकी क्षमता 1/12 होगी। चलो सबको जोड़ते हैं, इनकी क्षमताओं को जोड़ लेते हैं, इनको इस साइड को इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। मतलब a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर 1/5 गुड, हाँ 1/10 प्लस 1/12। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 60 आ गया, गुड। तो 15 चौक कितने बार जाएगा, 12 बार ना, 12 पंचे 60 होता, तो 12 1 कम 12 प्लस 10 छक्का 60, और यहाँ पे जे 12 पंचे 60 5 हो जाएगा। सबको देखो बेटा, यहाँ पर इस साइड भी ऐड करें हम, ए और ए 2a हो गया ना, बी और बी 2b हो गया ना बेटा, सी और सी 2c, ओके। अच्छा देखिए यहाँ पर 12 5 17 और 6 कितना हुआ, 23, 12 5 17 और 6 23, 23/60 आ गई जी क्षमता। किसकी क्षमता है अभी, 2a 2b 2c की। चलो 2 कॉमन है ना इसमें, तो 2 को बेटा यहाँ लिख लिया करते, 2 कट गया, a बचा, प्लस 2 कट गया, 2 से b बचा, 2 कट गया जे c बचा, ओके। अब देखो यहाँ पे जो गुणा में है कि नहीं है, तो जो भाग में जाना चाहिए, यहाँ पर जाना चाहिए, तो कर देते a प्लस बी प्लस सी बराबर 23/60 गुणे 2, यहाँ इतना गया, कर देते हैं हम 23/60 दूनी बेटा 120, पलट दो समय हो जाएगा 120/23 दिन, जे आपका आंसर हो गया। ए बी सी मिलकर काम को 120/23 दिन में पूरा कर देंगे। इस तरीके का भी सवाल आता। देखो
सिंपल सी बात है, करना वैसा ही है, क्षमता ही निकालना है, जोड़ना ही है क्षमता को। केवल ये दो दो आ गया ना यहाँ पर, इस दो को का और गुणा कर देना अपन को नीचे ले जाके पक्षांतर करके, है ना, हर के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आई समझ में? नमस्ते। चलो देखो यहाँ पर एक लास्ट सवाल है बेटा अपना समय कार का, उसके बारे पर लोग बात कर लेते हैं। हमने जो देखो अभी जो अपना तीसरा सवाल होगा ना, चौथा, हाँ पहले क्षमताएं बताई अपन ने, फिर जो अपने 2-3 सवाल रहे। एक लास्ट सवाल बताएं आपको हम, जो आना ही आना परीक्षा में, देखना 5 महिला या 10 पुरुष एक काम को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। ठीक है ना, तो बताओ 2 महिला 2 पुरुष, 2 महिला और 2 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है ना, अच्छा सुनो ध्यान से। सबसे पहला काम ये है अपना कि बेटा क्षमता निकाल लो। मैंने हर बार में तुमसे यही बताता, सबसे पहला काम है कि क्षमता निकाल लो। देखो इस सवाल का मतलब यहाँ पे या लगा है, सुन लो यहाँ पर ध्यान से, या लगा हो या अथवा लगा हो, तब इस सवाल को कैसे करना है इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे या लिखा होगा या अथवा लिखा होगा, इसका मतलब है अगर 5 अकेली महिलाएं, केवल 5 महिलाएं किसी काम को करती हैं तो उस काम को 20 दिन में कर देती हैं। मतलब एक रूम बनाना है तो 5 महिलाएं उस रूम को 20 दिन में बना देती हैं। लेकिन अगर उस काम को महिलाओं से ना करवाएं, केवल पुरुषों से करवाएं, तो 10 पुरुष उस काम को 20 दिन में कर देंगे। मतलब समय दोनों बराबर ले रहे, लेकिन पुरुषों की संख्या ज्यादा चाहिए काम करवाने के लिए और महिलाओं की संख्या कम है कि नहीं है। मतलब पुरुष क्षमता में कम काम करते होंगे, तब तो ज्यादा लोग चाहिए उस काम को, और महिला ताकतवर है तो महिलाएं जल्दी काम कर देंगी उसको। समझ गए ना? तो सुनो यहाँ पर 5 महिला काम को कितने दिन करती बेटा? 20 दिन में। तो महिला की क्षमता देखो कितनी हो जाएगी बेटा, डायरेक्ट लिखें थोड़ा हम 1/20 गुणे 5 लिखते, हम तो डायरेक्ट लिख रहे, कोई दिक्कत? ठीक है, एक महिला की क्षमता 1/20 और गुणे में जाएगा 5, अभी हम बताए थे ऐसा सवाल। देखो 5 महिला की क्षमता 1/20, तो एक महिला की 5 और आ जाएगा नीचे गुणा में आ जाएगा, देखना। अब दूसरी बात आती है 10 पुरुष की क्षमता निकालें, मतलब 10 पुरुष की नहीं, 1 पुरुष की डायरेक्ट, एक महिला की 1 पुरुष की निकालें। 1 पुरुष की क्षमता हो जाएगी बेटा 1/20 गुणे 10, हो गई ना, दोनों की क्षमता मिल गई। साथ साथ काम करवाना है, साथ काम करवाना लिखाना है ना, करते हैं तो बताओ 2 महिला और 2 पुरुष साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। जब और लगा होता है बेटा इसका मतलब होता है प्लस। ठीक है ना, अच्छा सुनो, दोनों की क्षमताओं को जोड़ लेते हैं। पहले सबसे पहला काम है हम 1 महिला और 1 पुरुष की क्षमता को प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, या तो हम डायरेक्ट पता है यहीं पे सोच सकते। एक बात सुनो ध्यान से, देखो 1 महिला की क्षमता तो मिल गई हमें, अब 2 महिला के लिए 2 का गुणा ना कर दे सीधा हम, तो 2 महिला के लिए यहीं 2 का गुणा कर दें, और 2 महिला है ना, 2 पुरुष के लिए यहाँ पर 2 का गुणा कर दें, कोई दिक्कत? अब दोनों को साथ करो ना तो जोड़ दो, 1/20 गुणे 5 गुणे 2 प्लस 1/20 गुणे 10 गुणे 2, हल कर देते अपन। 2 धम्मा 20, 2 पंचे 10, ओके। यहाँ देखना 1 यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पर 1/100 आ जाएगा, लघुत्तम लेंगे 100 आएगा, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 100 एकम 100 बराबर 3/100 बराबर 100/3 दिन। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। कहाँ कठिन है ना, कठिन कहाँ है? तो ये बात समझ में, देखो यहाँ से आपके 2 सवाल आना है परीक्षा में, समयोकार से 2 सवाल आना है, तो इस तरीके का सवाल तो 100% आना है, एक 100 में 100% आना है। देखो हम बिल्कुल तुम्हें शॉर्ट में एक सवाल इसी तरीके का करके दिखा करना क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि 4 महिला या 2 पुरुष एक काम को
5 दिन में करते, ठीक है ना, 5 दिन में करते। तो बताओ 2 महिला और 2 पुरुष, कितने, 2 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सवाल फिर से सुनो, 4 महिला या 2 पुरुष किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 2 महिला और 2 पुरुष मिलकर कितने दिन में करेंगे। मिलकर करना है मतलब क्षमताओं को जोड़ना है, सीधा कुछ नहीं करना। महिला 4 समय 5, महिला की क्षमता 1/4 गुणे 5 प्लस पुरुष के लिए 1/2 गुणे 5 करोगे ना। देखो महिला की संख्या और दिन बटे में जाएगी, पुरुष की संख्या और दिन बटे में जाएगी, क्षमता निकल आएगी। कितने, महिला में 2 का गुणा, पुरुष में भी 2 का गुणा। ओके, कर दिया। 2 दूनी 4 कट गया, 2 से 2 कट गया। यहाँ कितना, 5 दूनी 10 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया। एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 एकम 10, 5 दूनी 10 बराबर 3/10 बराबर 10/3 बराबर 3 एकम 3 1/3। हल कर दिया हमने। ऐसे करना है तुम्हें वहां परीक्षा में शॉर्ट में, ठीक है ना। चलो अब आते हैं अपन लोग एलसीएम पर, है ना। अगला चैप्टर है अपना बेटा एलसीएम। कैसा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। लघु मतलब होता छोटा। जैसे मैंने तुमसे कहा 5 10, मेरी बात ध्यान से सुनो, वो 15, ध्यान से सुनो बात। देखो यहां पर क्या होगा बेटा, अगर मैं 150 लिख लूं, समझना, 150 लिख लूं तो भी तो इसमें सबका भाग चला जाएगा। लेकिन अगर मैं लघुत्तम लेके हल करूंगा, लेकिन ये छोटी से छोटी संख्या नहीं है जी आंसर गलत है ना, बड़ी है, हम कुछ कह नहीं सकते। अगर हम लघुत्तम लेके उस संख्या को निकालेंगे तो वह संख्या छोटी से छोटी होगी जिसका भाग, जिसमें 5 10 15 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा लघुत्तम, यहाँ 35 आ जाएगा। अच्छा 30 से छोटी संख्या नहीं बता सकते अब आप हमें, 30 से छोटी संख्या हो ही नहीं सकती जिसमें 5 10 15 का पूरा पूरा भाग चला जाए। कोई नहीं, समझ गए ना। तो लघुत्तम क्या चीज होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है कि नहीं है। और लघु मतलब छोटा होता है, इसका मतलब छोटी से छोटी संख्या अपन को बताना जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। महत्तम का मतलब क्या होता है, सुनो अब, ठीक है। महत्तम का मतलब ये होता है बेटा, वह देखो महत्तम का मतलब बड़ी हो गया ना महत्तम का मतलब। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जा, इसकी उल्टी कहानी है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए। मतलब मैंने कहा 20 और 30 का एचसीएफ क्या है, तो क्या होगा 10। तो 10 से बड़ी तुम संख्या बता ही नहीं सकते भैया कि 20 और 30 में भाग चला जाए। इसका लघुत्तम के महत्तम किया तो 10 आया, एचसीएफ आया कि नहीं आया। अब इससे बड़ी संख्या तुम बता ही नहीं सकते कि उसमें 20 में भी भाग चला जाए, वो 30 में भी भाग चला जाए, पॉसिबल ही नहीं है। बताओ 11 का नहीं जाएगा, 12 का किसी का नहीं जाना, किसी का जाना ही नहीं है। छोटी नहीं कहा हमने, छोटी नहीं कहा, महत्तम में हमें बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। अगर तुम यहाँ पे 5 लोगो तो गलत है बेटा, 5 से बड़ी भी संख्या है। हाँ नहीं 5 नहीं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 तो है, लेकिन 5 क्या है, बड़ी से बड़ी नहीं है। 5 से विभाजित तो होता है, लेकिन 5 बड़ी से बड़ी नहीं है। यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या 10 होती है, और 10 से बड़ी कोई हो नहीं सकती, ठीक है। बात आई समझ में क्या होती है, ठीक है। तो ये महत्तम होता है, और जो हम पिछला बताया वो लघुत्तम होता है आपका। तो आपको हल करने की विधि पता ही है बेटा, आपको कैसे करते। जैसे मैंने कहा 15 और 40 का लघुत्तम क्या है, मैंने आपसे पूछा 15 और 40 का लघुत्तम क्या है। तो सिंपल सी बात है, तुम क्या करोगे, इसको इस तरीके से गुणनखंड करोगे, 2 से कट जाएगा ना जी। 15 ज्यों का तो यहाँ पे 20 हो जाएगा जी, आपका 15 ज्यों का तो यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, 5 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आपका जे 15 ज्यों का तो। अब 3 से काट दे बेटा, क्या 3 5 15, 5 एकम 5, अब 5 से 5 एकम 5, ठीक है।
गुणनखंड करने के बाद क्या करते बेटा अपन इन सब का आपस में गुणा कर लेते हैं। करेंगे 3 5 15, 15 दूनी 30 हो गया ना, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो आपका 120 क्या हो गया, 15 और 40 का लघुत्तम हो गया। बात आई समझ में। इस तरीके से हम लघुत्तम को करते। देखो बड़ी आसान चीज है, लेकिन जो हमने इसके पहले बताई वो महत्वपूर्ण है, उस चीज को आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा महत्तम की बात करें तो महत्तम में बेटा ऐसा ही होता है। कैसे, जैसे मैंने कहा 15 और 40 का महत्तम क्या है, अब HCF। तो मुझे इसके लिए क्या करना है, अलग अलग गुणनखंड करने हैं। क्या करना है, मुझे अलग अलग गुणनखंड करने होते हैं। अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है बेटा, ठीक है ना। और 3 से 5 से 15, 5 से कम 5, 2 से काटा यहाँ पे 20, 2 से काटा यहाँ पर 10 बेटा, 2 से काटा यहाँ पर 5 आ गया, 5 से काटा 5 से कम 5। कौन सी संख्या मैच करती, केवल और केवल 5 मैच करती है बेटा, करती है कि नहीं करती। तो जो दोनों में गुणनखंड होते हैं उनका आपस में गुणा कर लेते। तो यहाँ एक ही है तो गुणा करने की कहानी तो है ही नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो 15 और 40 का महत्तम क्या हो गया बेटा, आपका 5 हो गया, ठीक है ना। हाँ चलो देखो यहाँ पर एक सवाल और आता है, सुनो। एक सवाल ये आता है बेटा, जैसे हमने कहा वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 5, 10, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। क्या हो बेटा, 3 शेष बचे। ये वाला सवाल भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरीके का सवाल दिया होता है कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो 10, 5, 10, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। तो देखो पहली बात तो यहाँ छोटी से छोटी लिखा है, तो आपको लघुत्तम करना है। हाँ आंसर ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या दिया है तो 100% लघुत्तम करना है। तो लघुत्तम करने के बाद क्या करना, फिर हमें इसको 5 को क्या करना है, इसको 3 को क्या करना है, लघुत्तम के साथ हमें प्लस करना है ना। चलो ठीक है, लघुत्तम कितना आएगा इसका बेटा, 30 आ जाएगा क्या लघुत्तम, 30 ही आ गया ना लघुत्तम इसका, क्योंकि 5 के पहाड़ा में 30 आता, 10 के में आता, 15 के में आता है, आता कि नहीं आता, वो इन सब का भाग जाता है। 3 प्लस कर दो 33 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके का सवाल आपकी परीक्षा में 100% बहुत ज्यादा आने की संभावना है। और यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ सवाल, ठीक है ना। ठीक है बेटा, बात ना करो, करते अपन अब, ठीक है ना। औसत के बारे में, औसत का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा, आंकड़ों का योग, हाँ आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है ना। चलो देखो मैंने कहा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक का क्या करो आप, हमें औसत बताओ, औसत क्या है। क्या करोगे बेटा, सबको जोड़ के कितने का भाग देंगे, 10 का भाग देंगे। ऐसे ही करते ना हम। ये देखो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ऐसा सबको पता है, ठीक है। अच्छा जोड़ ले हम, 10 में भाग कर लें, 10 का भाग कर लिया, सब में प्लस लगा लें, सब में प्लस लगा लें, ओके। हाँ 5.5 आएगा, ठीक है ना। चलो जोड़ना है, 1 को 9 के साथ, 1 को जोड़ोगे किसके साथ बेटा, 9 के साथ, 10 हो गया। 2 को जोड़ोगे 8 के साथ 10 हो गया, 3 को जोड़ोगे 7 के साथ 10 हो गया, 4 को जोड़ोगे 6 के साथ 10 हो गया, है ना। और 5 को जोड़ोगे इस 10 के साथ 15 हो गया। देखो कितने 10 हो गए, 10 10 दूनी 20, 10 30 30, 10 चौको 40 और 15 55 हो गया ना जोड़, 55 आ गया जोड़। 55 बटे 10 बराबर 5.5 आपका औसत हो गया, ठीक है। अच्छा ये बात समझ में आई इतनी। अब सुनना मेरी बात, अगर मैं तुमसे कह दूं बेटा कि 10 संख्याओं का औसत 5.5 है, देखना तुम, मैंने कहा 10 संख्याओं का औसत, ध्यान से सुनना इस लाइन को,
का औसत 5.5 है, तो बताइए उन संख्याओं का जोड़ कितना है ना। मैंने कहा 10 संख्याओं का औसत 5.5 है, तो उनका जोड़ क्या है। औसत अगर फॉर्मूला यही लगा दें अपन, देखना औसत को यहां लिखेंगे, औसत कितना है 5.5। आंकड़ों का योग पता नहीं है, योग के लिए x मान लो, आंकड़ों की संख्या पता है 10 है, सो 10 लिख लो बेटा। तिर्यक गुणा होगा ना ऐसे, ठीक है। 1 का होगा इसके साथ, देखो 10 का होगा 5.5 गुणे 10 करोगे, यहाँ 1 का x में x, देखो यहाँ 550 हो गया, 0.1 अंक के बाद यहाँ लगेगा या 55 आ गया ना आपका जोड़, तो हम कह देंगे सर कितना आएगा जोड़ 55। सीधी सिंपल सी बात ये है हमारे कहने का मतलब, जब बेटा तुम्हें आंकड़े दिए गए हों, औसत दिया गया हो, ध्यान से सुनो, जब तुम्हें आंकड़े दिए गए हों, आंकड़े है ना, संख्या मतलब आंकड़े है ना, जब तुम्हें आंकड़े दिए गए हों और औसत दिया गया हो, अगर उनका आपस में गुणा कर लेते हो आप, तो वहां पर आपको जोड़ प्राप्त हो जाता है उन सभी आंकड़ों का, उन सभी आंकड़ों का जोड़ हमें प्राप्त हो जाता है। हम डायरेक्ट कर सकते थे इस बात को, यहाँ पर हमने फॉर्मूला में रखना कोई जरूरी नहीं है। आपको योग के लिए क्या करना है बेटा, 5.5 गुणे सीधा आपको 10 कर लेना, बराबर आ जाएगा 55। बात समझ गए है ना। हाँ डायरेक्ट कर सकते। मैंने कहा बेटा 10 का औसत कितना है 20 है, 10 का औसत कितना है 20 है, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा तुम्हारा सीधा क्या करेंगे 20 गुणे 10 कर दोगे बेटा। बात समझ में आई। योग कैसे निकालना है, इस लाइन को याद रखो, ऐसा सवाल में बहुत ज्यादा पूछता है, तुम्हें आंकड़े दे देगा, औसत दे देगा, योग निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है सवाल में, तो सीधा तुम्हें आंकड़े और औसत का गुणा कर देना है। 10 का औसत 20 है, सो 20 गुणे 10 बराबर 200 हो जाएगा आपका जोड़, मतलब पूरे 10 आंकड़ों का जोड़ कितना है 200 है। समझ गए बात को। अब चलो हम सवाल के बारे में बात करते हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा, सभी संख्याओं के योग का फॉर्मूला प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्या का औसत का फॉर्मूला क्या होता बेटा, n+1 होता क्या, नहीं n+1/2 होता है कि नहीं होता, एक n हट जाता है, अगर जी यहाँ लिख दे तो योग का बन जाएगा, फिर इसको हटा देंगे तो औसत का बन जाएगा। इसी प्रकार से सम के लिए क्या होता है, n+1 होता है कि नहीं होता औसत। जे प्राकृतिक संख्याओं के औसत का फॉर्मूला है, जे सम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला है ना औसत का। और विषम के लिए क्या होता है, केवल विषम का औसत होता है केवल n होता है। बात समझ में आई। इतनी जे फॉर्मूला हो गए। अब सुनो, तो अगर मैं तुमसे पूछ दूं 1 से 49 तक की संख्याओं का औसत कितना है, 1 से 49 तक की संख्याओं का औसत क्या करोगे, 1 से 49 तक कहा ना मैंने, क्या करना, n बराबर 49 है ना, तो 49 और +1 और बटे में 2, 50 बटे 2 बराबर 25 आंसर। क्या कहते, कोई दिक्कत। मैंने कहा 1 से 49 तक की संख्या का औसत कितना है, 49 और 1 50 हो गया ना, और 2 का भाग करोगे तो 25 आ गया। मैंने कहाँ लिख दिया, अच्छा यहाँ 49 लिख लो ना। अगर मैंने कहा बेटा 111 तक की संख्याओं का, 1 से 111 तक की संख्याओं का औसत क्या करोगे, 111 n का मान +1 बटे में 2, 112 हो जाएगा, बटे में 2 बराबर 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 56 आ गया। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी प्रकार से हम सम विषम का कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, सम विषम का कर लेते हैं। सम विषम का कैसे करना, मैंने कहा बेटा 1 से 30 तक की सम का औसत क्या है, सम का औसत क्या हो जाएगा, 31 से नहीं होगा बेटा, अच्छे से सुनो, पहले मैंने यहाँ पे प्रथम नहीं लगाया, समझ गए ना। तो सबसे पहला काम है n का मान निकालने के लिए आधा करेंगे। तो 1 से 30 तक आपको पता है, 1 से 30 तक की जब संख्या लिखेंगे उसमें से आधी सम होगी और आधी क्या होगी, विषम होगी। तो मतलब n का मान यहाँ पे 15 होगा, और विषम के लिए भी n का मान 15 होगा कि नहीं होगा। कैसे, आधी विषम आधी सम,
तो अगर इसमें फॉर्मूला में रखोगे n का मान यहाँ पर 15 + 1 = 16 हो जाएगा। तो 1 से 30 तक की सम संख्याओं का औसत कितना हो गया? 15 + 1 = 16 हो गया। समझ गए? 15 कहाँ से आया? 30 का आधा करना पड़ता, मतलब आधी सम आधी विषम है तो आधा किया। केवल सम और विषम में आधा करना, बाकी किसी में नहीं करना पड़ता। ठीक है, फिर विषम में क्या था? तो विषम में भी n का मान 15 ही है, तो यहाँ पे रखेंगे तो इसका आंसर 15 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर इसी सवाल को पलट दे, प्रथम 30 तक की प्रथम 30 विषम संख्या का औसत, प्रथम 30 विषम संख्या का औसत कितना होगा? 30 ही होगा, क्योंकि अब प्रथम लगा तो n का मान 30 ही होगा। जब प्रथम लगा तो n का मान 30 ही होगा, है ना। और अगर हम पूछे प्रथम 30 तक सम संख्याओं का औसत 31 होगा, क्योंकि हमें क्या करना है? n में 1 जोड़ देना है 30 में। देखो, अगर सम में कहता तो 1 जोड़ना है, विषम में कुछ नहीं करना, वही का वही आंसर है। जब कब करना है ऐसा जी? जब प्रथम लगा हो तो आधा नहीं करना। ठीक है, जब प्रथम ना लगा है तो आधा नहीं करना है ना। और अगर प्रथम नहीं लगा तो आधा करना है। ठीक है, ऐसे लिखा हो तो आधा करके करना है इनका मान, ऐसा लिखा हो तो ना करना। ठीक है ना। तो ये आपका औसत का है ना। एक सवाल और है, बस लास्ट सवाल है औसत के बारे में। फिर देखो तुम यहाँ पर मैंने कहा 5 संख्या का औसत, 5 संख्या का औसत कितना है? 10 है। ठीक है ना। तथा प्रथम 4 संख्या का औसत कितना है? 8 है। 8 है। तो बताओ पांचवी संख्या क्या है? पांचवी संख्या क्या है? किसी पांचवी संख्या। देखो 5 का औसत 10 है और शुरू की प्रथम का मतलब होता है शुरू की 4 संख्या का औसत कितना है? 8 है। तो पांचवी संख्या क्या है? कुछ नहीं करना, तुम्हें योग निकालना है। 5 का 10 में करो गुणा, 5 × 10 = 50। फिर जब संख्या हो गई कितनी? 4 हो गई, 4 संख्या हो गई, इनका औसत 8 है, तो 4 × 8 करो, 8 × 6 = 48, घटा दो, हो जाएगा ना। 2 बचेगा बेटा यहाँ पर। अरे 8 चौको 32, सॉरी, है ना, 42। तो 8 बचा यहाँ पर जी, आ गया 18 आपका। तो पांचवी संख्या आपकी क्या है? 18 है। इस तरीके से आपको संख्या का औसत से गुणा करना है, आंकड़े का जोड़ निकल आ गया। फिर हमने संख्या का मतलब आंकड़े का औसत से गुणा किया, दूसरा जोड़ निकल आया है। बड़े वाले जोड़ में से छोटा वाला जोड़ घटा देना है। और अगर हम अच्छे से समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले 5 संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 संख्या हो गई 5। सभी 5 का औसत कितना है बेटा? 10 है। इसका योग निकालने के लिए 1 2 3 4 5 का गुणा कर दो, 50 हो गया जोड़। ठीक है, वो कहता है प्रथम 4 संख्या यहाँ तक, मतलब प्रथम यहाँ से यहाँ तक 4 कितना है? औसत 8 है। इसमें 4 का गुणा कर दो, 1 2 3 4 का करोगे ना तो 8 चौको 32 हो जाएगा जी, आ गया। अगर बेटा पूरे में से तुम इतने घटा दोगे तो जी संख्या बचेगी, पूरे के जोड़ में से इतने का जोड़ घटा दोगे तो इसी का बस बचेगा जो होगा संख्या। ठीक है ना। तो जी पांचवी संख्या है कि नहीं है? 1 2 3 4 5, पांचवी संख्या पूछा हमने, पांचवी संख्या क्या है? तो पांचवी संख्या पता चल जाएगी। पांचों के जोड़ में से ऊपर के 4 का जोड़ हटा देंगे तो 50, इस पूरे का 50 हो, इतने का 4 का कितना है? 32 है। हल कर दोगे तो 18 आ जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ? देखो दोनों तरीके हैं, परीक्षा में तो तुम्हें ऐसे ही करना है, समझ गए ना। परीक्षा में इतना सब बनाने की जरूरत नहीं है, वहां तो विकल्प रहता है, तो आपका ऑप्शन पे ध्यान देना, ऑप्शन में क्या कैसी है। ठीक है ना। चलो आगे देखो, ये औसत के सवाल आपके जो महत्वपूर्ण रहे वो सारे सवाल हो गए। ठीक है ना। हो गए, यहाँ औसत तक हो चुका। अगला अपना चैप्टर है प्रतिशत। प्रतिशत तो बेटा बहुत सरल है, प्रतिशत तो बहुत सरल है। प्रतिशत तो पता क्या होता है? जो मुख्य संख्या होती है उसको नीचे लिखते हैं और जिस संख्या को परसेंट बदलना है उसको ऊपर लिखते हैं और फिर 100 का गुणा कर देते हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए जो भिन्न होती है बेटा, जो भिन्न होती है, भिन्न 2 प्रकार की होती है ना, जैसे 2/5 ये हो गई क्या? अंश ऊपर का, नीचे का क्या है? हर है।
ये क्या है, मैंने कहा यहाँ पर 0.4 है। ये भी भिन्न है बेटा, इसको बोलते अंश हर वाली भिन्न, इसको बोलते दशमलव वाली भिन्न। भिन्न दो प्रकार की होती, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कितने का गुणा करते हैं, 100 का, है ना। तो कुछ नहीं करना, अगर हम इसमें 100 का गुणा कर दें, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, सुन 40% हो गया। 2/5 भिन्न जो रही है उसको परसेंट में बदलने के लिए हमने क्या किया, 100 का गुणा कर दिया। गुणा किया तो कितना आ गया जी, क्यों मन तुम क्या कर रहे बेटा, है तो सुनना बस, है ना, ध्यान से सुनो। उस तुम बहुत टाइम से लगे यार, पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, पूरा ध्यान से सुनो। इसमें भी अगर हम 100 का गुणा कर दें तो ये भी परसेंट में बदल जाएगा। देखो, चाहे इस तरीके की भिन्न हो चाहे इस तरीके की भिन्न हो, मतलब अंशहार वाली भिन्न हो चाहे दशमलव वाली भिन्न हो, दोनों को परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ दशमलव भूल जाए 1 सेकंड के लिए, 4 का गुणा 100 में 400, दशमलव 1 अंक के बाद यहाँ लगेगा, बराबर 40%। अच्छा, एक बात तो तुम लोगों को समझ में आ गई कि क्या करना, हमें भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा करना है। ठीक है, 100 का गुणा करना है। मैंने कहा बेटा 500 का 50 कितना परसेंट है। जैसे 500 का पेपर रहा, तुम्हारे 50 नंबर आए, तो बताओ कितने परसेंट आए, तो कितने परसेंट आए। तो तुम्हें क्या करना है, जो नंबर आते हैं बेटा मैम तुम्हारे आप ऊपर लिखते हैं, और जितने का पेपर रहता है उसको नीचे लिखा जाता। ऐसा ही लिखा जाता कि नहीं लिखा जाता। जैसे तुम्हारे 500 में से 50 नंबर आए, 50 ऊपर लिखोगे, 500 नीचे लिखोगे। अब ये भिन्न बन गई कि नहीं बन गई, बन गई भिन्न। भिन्न बन, जब भिन्न बन गई, हाँ ठीक है, जब भिन्न बन गई है तो हम जानते हैं कि भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो 100 का गुणा कर लो, दोनों शून्य कैंसल हो गए, 5 धाम 50, आप लोग मतलब आपके 10% नंबर आए, समझ गए ना। तो हमें जब ऐसा सवाल हो 500 का 50 कितना परसेंट है, 1000 का 100 कितना परसेंट है, कुछ भी पूछे आपसे। जैसे एक सवाल ने छोटा सा, हम देखना तुम यहाँ पर, मैंने कहा 4.5 का 1.5 कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, समझना बात को। हाँ नमस्ते। 4.5 का 1.5 कितना प्रतिशत है, तो इसको भी वही बदलना है। तुम्हारे 4.5 में से 1.5 नंबर आए, यही मतलब हुआ ना यहाँ पर, तुम्हारे 4.5 में से 1.5 नंबर आए, इसका मतलब। तो हम इसको बदलना परसेंट में, 1.5 को ऊपर लिखेंगे और बटे में लिखेंगे 4.5 और यहाँ पे अब गुणा 100 कर लेंगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनना है, मुझे ये दशमलव हटाना है। देखो 1 अंक के बाद लगा है तो बटे में 10 आता ना, अगर दशमलव हटेगा तो बटे में 10 आएगा, इसका मतलब नीचे 10 का गुणा। अब इसका हटाना है, दशमलव 1 अंक के बाद लिखा है तो ऊपर 10 का गुणा। एक बात यहाँ से जो समझ में आई आपको कि अगर हम ऊपर की संख्या को दशमलव हटाएंगे तो बटे में नीचे लिखेंगे, 1 अंक के बाद है तो 10 लिखेंगे नीचे, अगर 2 अंक हैं तो 100 लिखेंगे, अगर 3 अंक है तो 1000 लिखेंगे, समझ रहे ना। और अगर नीचे का हटाएंगे तो ऊपर गुणा में लिखेंगे वही संख्या। देखो कैसे, इसकी बटे में 10 आएगा तो 10 ऊपर नहीं जाएगा बेटा, वही तो हमने डायरेक्ट कर दिया, हमने मतलब प्रोसेस को बढ़ाया नहीं है, वहीं पर समझ के शॉर्ट में किया। दशमलव हट गए दशमलव, 10 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 15 × 45 हो गया ना। और ऊपर 100 बचा, नीचे 3 बचा, 3 का भाग 3 3 9, 3 3 9, 1/3%। जी आ गया आपका, आ गया ना, 33 1/3%। बात समझ में आई। इस तरीके का सवाल पूछे तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, घबराना नहीं है, क्या करना है आसानी से हल कर देना। बात समझ में आई। सुनो एक और सवाल देखो, जैसे मैंने कहा 0.5 का, बात नहीं करो बेटा, 0.5 का 0.005 कितना परसेंट है, ठीक है, 0.5 का 0.05 कितना परसेंट है। तो इसको बदलना ना प्रतिशत में मुझे, तो यहाँ लिखूंगा 0.005 गुणा में 100 तो करना ही करना है। यहाँ पे 0.5 दशमलव हटाएंगे, इसका हटेगा तो गुणे में 10 जाएगा,
इसका हटेगा तो बटे में 1000 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कैसे 3 अंक के बाद दशमलव तो 3 शून्य होंगे। अब ये दशमलव हटा दो, इन शून्यों का भी मतलब नहीं है, हटा लिया हमने, ठीक है, कैंसल। 3 शून्य 1 आएगा बेटा, 1%। जीरो नहीं होता बेटा कभी, गुणा भाग करने पर कभी जीरो नहीं होता, ठीक है ना? टूटा बेटा, ठीक है ना? कितना गया? 1%। अच्छे से बैठो थोड़ी यार, बड़े बेसब्र हो यार। देखो यहाँ पर एक सवाल ऐसा पूछेगा आपसे, मैंने कहा है आपसे बेटा 3 का 30 कितना % है? 30 कितना % है? ठीक है, 3 का 30% कितना है? 3 का 30% कितना है? तो देखो यहाँ पे का मतलब होता है, इसको इस तरीके से हल करना है ना? वो 30 लिखेंगे, % हटेगा तो बटे में 100 आएगा, आ गया 100 बटे में। ऐसे ही तो करना है बेटा, 3 जब का तुम का मतलब गुणा 30 लिखा, % हटा बटे में 100, हल कर दो। अब देखो 0 से 0 काट गया, 3 का 9, 9 बटे 10 है ना, 9 बटे 10 आ गया, भाग करोगे तो बराबर 0.9 आ जाएगा। तो 3 का 30% 0.9 होगा, ठीक है ना? और देखो एक सवाल और, जैसे मैंने तुमसे कहा बेटा कि यहाँ पे 12% को भिन्न में बदलो, ये सवाल भी बहुत ज्यादा परीक्षा में आता है। 12% को तुम्हें क्या करना है? भिन्न में बदलना है, 12% को भिन्न में बदलो। तो बेटा आपको पता है कि जब हम % में लाते हैं, तो गुणा करते हैं 100 का, जब % में बदलते तो 100 का गुणा करते ना, वो जब हटाते हैं तो 100 का भाग करेंगे, अब उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे 12 के बटे में हम कितना लिखेंगे? 100 लिख देंगे। काटेंगे, 2 से काटें कि 4 से काट दें? 4 से काट दें, 4 3 12 ज्यादा तो भाग, और 4 दूनी 8, 3 बटे 25 हो जाएगी भिन्न बेटा आपकी। इस तरीके से आपके क्या है जे प्रतिशत वाला चैप्टर है। अगले वीडियो अपन लोग पढ़ने वाले हैं लाभ हानि, साधारण ब्याज, क्षेत्रफल, चाल, समय, दूरी, ठीक है ना? हाँ, तो ये इतने चैप्टर हो गए आपके दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है ना? और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में जो 2022 के 30 अप्रैल को होने वाला पेपर है, उसका संपूर्ण आपको कोर्स ऑनलाइन से मिल जाएगा, है ना? उस सारे चैप्टर को आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ये मेरा रिवीजन वीडियो है, ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। पिछला वीडियो भी आप लोग देखें। पिछले वीडियो में मैंने संख्या पद्धति भिन्न, दशमलव, एक नियम तक आपको बताया रहा। आज मैंने आपको कार और समय, LCM, औसत और प्रतिशत तक मैंने 4 चैप्टर आज आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लाभ हानि, साधारण ब्याज और क्षेत्रफल, चाल, समय, दूरी के बारे में बताने वाला हूं। और आपका जो समय और घड़ी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इन सब को आपको अच्छे से देखना है और अपने रिवीजन को, है ना, मजबूत करना है, अपनी तैयारी को।